2 जून 2001 को भारत के दैनिक अखबारों में ये छपता है कि नेपाल के शाही परिवार के राजकुमार, जिनका नाम दीपेंद्र था, उन्होंने अपने परिवार के कुल 9 सदस्यों को गोलियों से भून दिया। उस परिवार के सदस्यों में उनके पिता, उनकी मां, उनकी बहन, उनके भाई और अन्य कई सारे लोग, यानी कुल 9 लोग शामिल थे, जिनको उन्होंने गोलियों से भून दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अंतिम में अपने आप को भी गोली मार ली। इस हत्याकांड की सूचना पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में फैल चुकी थी, क्योंकि भारत पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश नेपाल था और भारत का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नेपाल के पॉलिटिक्स में हुआ करता था। इसी कारण से भारत में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा और भारत में ये र्यूमर पूरी तरीके से फैल गया और उसके साथ साथ नेपाल में भी पूरी तरीके से ये बात फैला और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बना कि पूरा शाही परिवार एक दिन में, एक ही समय में, वो भी उस घर का राजकुमार जो कि आगे चल के राजा बनने वाला था, वही आखिर अपने परिवार को क्यों मारा, कैसे मारा। ये जो हत्याकांड था एक बहुत बड़ा रहस्य बनकर उभरा और इसमें कई सारे क्वेश्चन साथ साथ रह गए। सवाल क्या क्या बना, उन सवालों पर बात करेंगे और उसके साथ साथ इस पूरी कहानी को जानेंगे। सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर राजकुमार दीपेंद्र अपने पूरे परिवार को क्यों मारे। दूसरा सवाल ये था कि क्या मारने वाला व्यक्ति सचमुच में दीपेंद्र ही था। तीसरा सवाल ये कि आखिर क्या इसमें किसी तरह का बाहरी यानी विदेशी हस्तक्षेप था, यानी बाहर के जो सीक्रेट एजेंसीज थी, जैसे रॉ हो गया, CIA हो गया, या फिर अलग अलग तरह की जो विदेशी एजेंसीज थी, क्या उनका इस कत्लेआम में हाथ था। तो इन सभी सवालों को जानने के लिए और अच्छे तरीके से इस पूरे कत्लेआम को समझने के लिए कि आखिर एक राजकुमार अपने ही पूरे परिवार को कैसे खत्म किया, क्यों खत्म किया, पूरी कहानी को आपको सुनना होगा। तो नमस्कार, आप द क्राइम शो देख रहे हैं। आपको वीडियो बेहतर लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर इसी तरह के डेली क्राइम शो आते रहते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी की। नेपाल के अंदर में राजतंत्र था, वहां पर शाही परिवार पूरे राज्य को चलाया करता था। नेपाल के लोग भी उस राजतंत्र को बहुत बेहतर तरीके से स्वीकार कर रखे थे, क्योंकि राजतंत्र तो था, लेकिन वहां के राजा जो थे वो बहुत ज्यादा लोगों के प्रति भावुक थे, लोगों के प्रति उनका लगाव हुआ करता था। इस कारण से राजतंत्र बहुत बेहतर तरीके से फल फूल रहा था। भारत में लोकतंत्र आ चुका था। भारत के साथ साथ अन्य जितने बड़े बड़े देश हैं वहां पर लोकतंत्र आ चुका था। वक्त था 2001 का। अब वहां पर एक तरफ संघर्ष भी बहुत दिनों से चल रहा था कि लोकतंत्र आएगा और कई तरह के छोटे मोटे सवाल भी उठते जा रहे थे राजतंत्र पर। और इसमें कहा जाता था कि भारत भी कई बार हस्तक्षेप करता था कि नेपाल के अंदर में भी अब राजतंत्र छोड़कर लोकतंत्र आना चाहिए, यानी लोगों का राज्य होना चाहिए, न कि राजा का राज होना चाहिए। और इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना घटती। 1 जून 2001 को नेपाल के शाही परिवार, उस दिन शुक्रवार होता है और उस परिवार में एक पार्टी दिया जाता है। ये हर सप्ताह हुआ करता था। हर सप्ताह इसलिए होता था कि शाही परिवार के जितने भी लोग थे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल सके, एक दूसरे के साथ वक्त बिता सके और उसके बाद साथ में खाना खा सके। हर शुक्रवार को ये फंक्शन हुआ करता था। उस दिन इस पार्टी को देने का और पूरी तरीके से अरेंज करने का जो जिम्मेवारी था वो शाही परिवार के राजकुमार यानी प्रिंस दीपेंद्र के ऊपर था। दीपेंद्र ने पूरी पार्टी का अरेंजमेंट कर दिया था और उसके बाद वो कहीं बाहर निकल चुके थे। वो खुद के दिए हुए पार्टी में शाम में 7:30 बजे के लगभग में पहुंचते हैं, यानी बहुत देर से पहुंचते हैं। दीपेंद्र की एक बहुत खास बात हुआ करती थी कि उनको हथियार रखने का बहुत ज्यादा शौक था और हथियारों का बहुत बेहतर कलेक्शन वो अपने पास रखे हुए थे। दीपेंद्र शाम 7:30 बजे पार्टी में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अपने सभी लोगों के साथ मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और नशा उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के कारण उनका पैर लड़खड़ाने लगता है। फिर वो लड़खड़ाते हुए अपने दोस्तों के साथ बिलियर्ड्स रूम में जाते हैं। बिलियर्ड्स रूम में जब उनके दोस्त देखते हैं कि इनके पैर बहुत अधिक लड़खड़ा रहे हैं, तब वो निर्णय करते हैं कि उनको बेडरूम तक छोड़ दिया जाए। राजकुमार दीपेंद्र को उनके रूम तक छोड़ दिया जाता है उनके दोस्तों के द्वारा। जाते हैं वो अपने रूम में और रूम में उनके दोस्त उनको लेटाकर उनके बिस्तर पर आ जाते हैं। दोस्त जैसे ही बाहर निकलते हैं, राजकुमार दीपेंद्र को उल्टी होती है।
उल्टी होने के बाद उनका सारा नशा उतर जाता है और नशा उतरने के बाद वो अपने कमरे से उतरते हैं चेहरा वगैरह धो करके और अपने कमरे में जो रखा हुआ जो उनका आर्मी का जो ड्रेस होता है उसको पहनते हैं। पहनने के बाद अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में MP5 के मशीन गन और दूसरे हाथ में कॉल्ट M16 राइफल और अपने कपड़े के अंदर में 9mm के पिस्टल को लोड कर लेते हैं। दोनों हाथ में गन और कपड़े में 9mm का पिस्टल लेकर के वो अपने कमरे से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद पार्टी में आ जाते हैं। सभी लोग उनको देखते हैं कि वो अपने ड्रेस में है और हाथ में बंदूक रखे हैं, लेकिन किसी को इस बात का परवाह नहीं होता है। उसके पीछे का कारण ये रहता है कि राजकुमार दीपेंद्र को बंदूकों का शौक था, हथियारों का शौक था। इस कारण से वो अक्सर इस तरीके से अपने हाथ में बंदूक को कैरी करके घुमा करते थे। लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अचानक से सभी लोग सकते में आ जाते हैं क्योंकि एक गोली छत की ओर चलती है और बहुत तेज आवाज होता है। लोग जब तक संभलते तब तक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी और सबसे पहला जो गोली चला उस छत के बाद वो था वहां के महाराजा वीरेंद्र के ऊपर। गोलियों से उनको भून दिया गया। उसके बाद जितने भी परिवार के सदस्य थे, यानी कि उनके छोटे भाई, यानी कि राजकुमार दीपेंद्र के छोटे भाई, उनकी बहन और उसके साथ साथ अन्य लोगों को उन्होंने गोलियों से भून दिया। बाकी पार्टी में जितने भी लोग थे वो अफरा तफरी में सभी लोग भाग चुके थे और भागकर अपनी जान को बचा लेते हैं। माँ जो कि भाग रही थी छत की तरफ, उनको भी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए राजकुमार दीपेंद्र देख लेते हैं और गोली उनकी तरफ चलाते हैं और पहली गोली उनके सिर में जाकर लगती है। सीढ़ियों से गिरते रहती हैं और राजकुमार दीपेंद्र उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते रहते हैं। और इस तरीके से करीब 9 लोगों को मारने के बाद अब राजकुमार दीपेंद्र स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं और वहां जाने के बाद अपने सिर में भी गोली मार लेते हैं। और इस तरीके से लगभग 9 लोग और उसके साथ साथ राजकुमार दीपेंद्र की मौत हो जाती है। लेकिन इसमें जब अस्पताल के डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर आने के बाद ये देखते हैं कि जो महाराजा वीरेंद्र थे और राजकुमार दीपेंद्र थे, इन दोनों की सांसें अभी तक चल रही थी। बाकी अन्य लोग जो थे उनकी मौत हो चुकी थी। दोनों को अफरा तफरी में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में दोनों की इलाज शुरू कर दी जाती है और हॉस्पिटल में इलाज शुरू करने के बाद कुछ ही देर के बाद राजा वीरेंद्र की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ राजकुमार दीपेंद्र जो थे अभी भी उनकी सांसें चल रही थी। महाराजा वीरेंद्र की मौत होने के बाद अब जो राजपोशी थी वो राजकुमार दीपेंद्र पर करनी थी। ये बात पूरे इंटरनेशनल मीडिया में फैल चुकी थी, लेकिन नेपाल की जो सरकारी मीडिया एजेंसी थी अभी तक इस रिपोर्ट को नहीं छापी थी कि आखिर इस गोली को कौन चलाया है और किसके द्वारा इस कत्लेआम को मचाया गया था। हालांकि भारत के साथ साथ अन्य जितने भी पड़ोसी देश थे नेपाल के, उन सभी देशों में ये बात पूरी तरीके से फैल चुकी थी कि नेपाल के शाही परिवार में कत्लेआम हुआ है और ये कत्लेआम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी शाही परिवार का राजकुमार दीपेंद्र था। इंटरनेशनल मीडिया में बात फैल चुकी थी। नेपाल के भी लोगों को बताया गया अगले दिन कि राजा वीरेंद्र की मौत हो चुकी है, इस कारण से जो ताजपोशी की जाएगी वो राजकुमार दीपेंद्र की। राजकुमार दीपेंद्र उस वक्त हॉस्पिटल में ही एडमिट थे और हॉस्पिटल में एडमिट के दौरान ही 3 दिनों के बाद फिर उनकी मौत हो जाती है। अब इस मौत के होने के बाद अब वहां पर ताजपोशी के लिए उनके घराने में कोई बचता नहीं है, तो राजा वीरेंद्र के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था ज्ञानेंद्र, उनको ताजपोशी दिया जाता है। नेपाल के नए राजा के रूप में ज्ञानेंद्र बनते हैं और उनके बेटा जिनका नाम पारस होता है उनको राजकुमार घोषित किया जाता है। और इस तरीके से शाही परिवार के अंदर में 9 लोगों का कत्लेआम होता है और उसके बाद जो भाई होते हैं, जो छोटे भाई होते हैं, उनकी ताजपोशी हो जाती है। अब ऐसे में जो बाहरी मीडिया थी और उसके साथ साथ जो नेपाल के लोग थे, उनके मन में ये लगातार प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो गया कि आखिर इस कत्लेआम का कारण क्या था और इसके पीछे लोग कौन शामिल थे।
और ये काफ़ी दिन से चलता रहा। इस पर इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी में कुछ बातें निकल कर आई। इंक्वायरी में जिस दिन पार्टी हो रहा था उस पार्टी में राजकुमार दीपेंद्र की जो बुआ थी वो भी शामिल थी, लेकिन बुआ उस वक्त वहाँ से कत्लेआम के दौरान भाग गई थी, इस कारण उनका जान बच चुका था। और इसीलिए जब बाद में उनसे पूछताछ की गई और इंटरव्यू लिया गया तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक कड़ी सुलझाई। उन्होंने कहा कि राजा राजकुमार दीपेंद्र को पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया था। लंदन में ही उनकी मुलाकात एक लड़की से होता है जिनका नाम होता है देवयानी। देवयानी से मुलाकात होने के बाद दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ती है और उस नज़दीकी जो होता है इनका वो प्यार में बदल जाता है। उसी प्यार के कारण अब राजकुमार दीपेंद्र चाहते हैं कि देवयानी से उनकी शादी हो जाए और आ करके वो घर में इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लेकिन राजकुमार दीपेंद्र की जो माँ होती हैं यानी महारानी ऐश्वर्या जिनका नाम था, वो देवयानी से शादी करने को राजी नहीं होती। उनका कहना होता है कि देवयानी से शादी उनकी नहीं हो सकती है। उसके पीछे का तर्क उनका रहता है कि देवयानी भारत के सिंधिया परिवार जो ग्वालियर के थे उनसे वो बिलोंग करती थी। जो महारानी ऐश्वर्या थी और राजकुमार देवयानी थी, दोनों के घरेलू आपसी संबंध ठीक नहीं थे। इस कारण से महारानी ऐश्वर्या नहीं चाहती थी कि देवयानी से विवाह हो उनके बेटे का। लेकिन दीपेंद्र बहुत ज़्यादा जिद करते हैं और जब बहुत ज़्यादा दीपेंद्र जिद करते हैं तब महारानी ऐश्वर्या उनको धमकी देती हैं कि अगर तुम देवयानी से शादी करते हो तो तुमको इस राज्य से बेदखल कर दिया जाएगा और तुमको संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसी बात से नाराज थे राजकुमार दीपेंद्र और इसी कारण से 1 जून 2001 को निर्णय लेते हैं कि वो इस पूरे परिवार को खत्म कर देंगे अगर उनकी शादी देवयानी से नहीं होगी। और इसका प्लानिंग वो बहुत पहले से कर रखे थे और उस दिन नशे की हालत में उन्होंने इस घटना को अंजाम भी दे दिया। ये बात राजकुमार दीपेंद्र और महाराजा वीरेंद्र की जो बहन थी उनके द्वारा कहा। हालांकि इस बात के बाद और भी कई तरह के तर्क निकल कर आए। तर्क ये निकल कर आया कि एक जो वहीं का बॉडीगार्ड था, जो शाही महल में देख रेख किया करता था, जो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात था, उस व्यक्ति के द्वारा बहुत बाद में एक बयान दिया गया। उस बयान में ये कहा गया कि राजकुमार दीपेंद्र की मौत बहुत पहले हो चुकी थी जब राजा का भी मौत नहीं हुआ था। यानी कि शाही परिवार में बाकी लोगों के मौत से पहले ही राजकुमार दीपेंद्र का मौत हो चुका था, तो आखिर वो कैसे बाकी लोगों को मार सकते हैं। उस सुरक्षा गार्ड का ये कहना था कि जो मारने वाला व्यक्ति था वो राजकुमार दीपेंद्र की तरह ही एक मुखौटा पहने हुए था और सबको ये लगा कि राजकुमार दीपेंद्र ने ही बाकी लोगों को मारा है, जबकि कहानी ऐसी थी कि राजकुमार दीपेंद्र का कत्ल पहले ही हो चुका था बाकियों से। और इस कारण से ये भी एक तर्क दिया गया कि कहीं न कहीं इसके पीछे एक बड़ा साजिश ये भी हो सकता है कि नेपाल के राजपाट को हथियाने के लिए वहाँ के जो छोटे भाई थे राजा वीरेंद्र के यानी ज्ञानेंद्र, जिनकी बाद में ताजपूस हुई, कहीं वो इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं थे। अगला सवाल ये भी उठा कि सुरक्षा गार्ड के रूप में जो लोग तैनात थे शाही परिवार के लिए, उन्होंने उस गोलीबारी के दौरान क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। इसी कारण से ज्ञानेंद्र की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान गया और लोगों ने ये कहा कि जो राजा ज्ञानेंद्र बाद में बने, कहीं इनकी ही पूरे इस कत्लेआम में हाथ तो नहीं था। दूसरी तरफ बाकी जो पॉलिटिशियन लोग थे उन्होंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी इसको देखने का कोशिश किया और उन लोगों ने ये कहा कि इस कत्लेआम के पीछे कहीं ना कहीं कि CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और रॉ जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, इनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो राजा वीरेंद्र थे उनकी नज़दीकी लगातार चीन से बढ़ रही थी और उसके साथ साथ बाकी अन्य देशों के अंदर में लोकतंत्र आ चुका था और नेपाल में अभी भी राजतंत्र था। और भारत और अमेरिका ये चाहते थे कि जो राजा की नज़दीकी है वो भारत और अमेरिका के साथ रहे, न कि चीन के साथ रहे। और दूसरा ये भी कारण था कि ये लोग चाहते थे कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो और इसीलिए हो न हो इस घटना को अंजाम
इन देशों की खुफिया एजेंसी भी दी होगी। और इस तरीके से अभी तक करीब 22 साल बीत चुके हैं इस कत्लेआम के, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी क्लियर थॉट नहीं आ पाया है कि आखिर इस कत्लेआम को अंजाम कौन दिया और अंजाम देने का मूल कारण क्या था। क्योंकि कई सारे लोग सामने आए और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग बयान दिए और इसी कारण से ये कत्लेआम अभी भी एक रहस्य के रूप में है। बाकी आप इस कहानी के बारे में क्या जानते हैं और कितना सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। धन्यवाद।